नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आप सभी को पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन गोल गुरु एकेडमी में जो है सीईटी का नया बैच शुरू किया जा रहा है 22 जून से, यानी कि कल से शुरू हो चुका है। बहुत ही विशेषज्ञ जिन्होंने हाल फिलहाल में सिलेक्शन लिया है, उन विशेषज्ञों के द्वारा आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। अगले 4 महीने की रणनीति के साथ आप और हम मिलकर तैयारी करेंगे और टॉप करेंगे। हालांकि ये एकमात्र पात्रता परीक्षा है, चाहे 12th लेवल हुआ चाहे फिर ग्रेजुएशन लेवल सीईटी हुआ, दोनों ही जो है अलग अलग कुल मिला के 10 से 15 के बीच जो एग्जाम है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो, इसके लिए हमने ये बैच शुरू किया। नाम मात्र शुल्क का ये बैच है, आगे बीच में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से अपन यहाँ तैयारी करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल आपको हल करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। कुल मिला के आपको परफेक्ट तैयारी करवाई जाएगी, जिस तरीके से लैब असिस्टेंट में अपन लोगों ने आप और हम लोगों ने मिलकर किस तरीके से तैयारी करके टॉप नंबर लेके आए, ठीक उसी तरीके से अपन सीटी में स्कोर करेंगे। तो देखिए, आज अपनी ये पहली क्लास है, एक आधी क्लास, ताकि बच्चों को ये पता चले कि इस तरीके का कंटेंट आपके गोल गुरु एकेडमी ऐप में दिया जा रहा है। तो एक दो मैं यूट्यूब पे ये क्लास लेके आया हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐप में वही लोग पहुँचे और जो सीरियस हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए, वो चाहते हैं कि हम सीरियस तैयारी करें, इसलिए ऐप में अलग से अपनी क्लासें चलेगी भाई। तो देखिए, आज अपनी पहली क्लास है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दे रखा है, चाहे 12th लेवल वाला हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल वाला हो, दोनों सीईटी के कोर्स में सिलेबस में ये भारत का भूगोल है। इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें आपके आने वाली है। भारत के भूगोल में आज हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश, देखिए, आपको ये कंटेंट हमारी सबसे अच्छी विशेषता है, बहुत ही शानदार तरीके से पीपीटी फॉर्मेट में आप लोगों के लिए अधिक मैटर बहुत कम समय में। तो भौतिक प्रदेश अपन पढ़ने वाले हैं, और भौतिक प्रदेश में आज अपन पहला भौतिक प्रदेश हिमालय पढ़ेंगे भाई। हिमालय या उत्तर पूर्व की विशाल पहाड़ियाँ या उत्तर पूर्व का जो है पर्वतीय प्रदेश आज हम पढ़ने वाले हैं। हिमालय को अपन 3 छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से कवर करेंगे, आज उनकी पहली क्लास रहने वाली है। तो देखिए भाई, भू आकृतिक प्रदेश की बात करें तो देखो, भू आकृतिक प्रदेश से हिमालय की उत्पत्ति। एनसीईआरटी के अनुसार भारत के जो भौतिक प्रदेश है वो कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं, लेकिन हम 2 को इंक्लूड करते हुए 4 को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मतलब भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह हैं, उनको अपन, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है उसको उत्तरी भारत के विशाल मैदान के साथ पढ़ लेंगे, और तटीय मैदानों के साथ द्वीप समूह को अपन पढ़ लेंगे। तो कुल मिला के 4 पार्ट में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये हिमालय अपना आज का यही टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही अच्छी पीपीटी फॉर्मेट में 3D तस्वीरों के माध्यम से आपको भूगोल का संपूर्ण ज्ञान करवाया जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इस क्लास के बाद में भी यदि किसी बच्चे के भूगोल समझ में नहीं आती है तो उसको पढ़ाई से किनारा करके अपना कोई दूसरा व्यवसाय शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे सरल फॉर्मेट में आपको ज्योग्राफी नहीं मिलेगी भाई। तो देखिए, भारतीय भूभाग की विविधता, सबसे पहले बात करें तो भारत का जो भूभाग है वो एक समान नहीं है। भारत की पहचान ही इसकी विविधता है, चाहे तो वो संस्कृति की बात कर लो, चाहे पहनावे की बात कर लो, खान पीन रहन सहन या भौतिक स्थिति की बात कर लो, एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इस तरीके से जो सबसे कम ऊंचाई रखता है समुद्र तल से उसे कहते हैं मैदान। तो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर है? भारत के 43% भाग पर क्या है? मैदान है भाई। क्या है? मैदान है। और भारतीय मरुस्थल को इसी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर बात करें तो क्या आता है? पठार आता है भाई। क्या आता है? पठार है। कितना प्रतिशत है? 28% है। पठार कितना प्रतिशत है? 28% है। उसके बाद अपन बात करें तो देखो, इस तरीके से ये पहाड़ियां आती है। पहाड़ियां मतलब जिनकी ऊंचाई पर्वतों से कम होती है और ये श्रृंखला में होती है भाई। ये कितने प्रतिशत भाग पर है? 18% भाग पर है। और पर्वतों की बात करें तो ये 11% है
भारतीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो चारों चीजें याद रखना, 43, 28, 18 और 11, मतलब मैदान, पठार, पहाड़ियां और पर्वत 43, 28, 18 और 11% भारतीय भूभाग पर पाए जाते हैं। अब देखो भारत के प्रमुख 4 भू आकृतिक प्रदेश, मैंने कहा अपन एनसीईआरटी में 6 पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर 4 पढ़ रहे हैं। 4 क्यों पढ़ रहे हैं कि ये उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है इसको अपन पढ़ रहे हैं, ये अलग से पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को अलग से पढ़ेंगे, और भारत को जो विशाल मैदान है इसके साथ में ही भारतीय मरुस्थल ने आप पढ़िशा, मतलब आप के राजस्थान के मान जो मरुस्थल पायो जावे थार को मरुस्थल, वो इसके साथ में पढ़ा, और तटवर्तीय मैदान इसके साथ में ये आ गया द्वीप, तो द्वीप ने तटवर्तीय मैदान के साथ में पढ़िशा। अब देखो उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, तो ये आ गया भाई पूरा का पूरा इस तरीके से हिमालय जिसके अंतर्गत शामिल है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, ये देखो त्रिभुजाकार में प्रायद्वीपीय पठार आ गया। उसके बाद भारत का विशाल मैदान जो भारत के 43% भाग पर विस्तृत है, तो यहाँ से लेके इस तरीके से ये आ गया पूरा का पूरा, ये इधर देखो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बना मैदान, ये पूरा का पूरा आ गया। उसके बाद तटवर्ती मैदान और द्वीप, तो ये तट वाले मैदान और ये द्वीप समूह जो है इनको अपन पढ़ेंगे भाई। तो ठीक है, एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा, सीधा आपको दिमाग में छापना है। ज्योग्राफी की ये खासियत होती है कि इसको हिस्ट्री की तरह बार बार नहीं पढ़ना पड़ता, एक बार पढ़ लिया मतलब स्थायी अधिगम हो गया। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कैसा है भाई, एक विहंगम दृष्टि से देखा जाने वाला एक क्षेत्र है। ये देखो भारत में यहां से लेके यहां तक, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बोले तो सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी घाटी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक, मतलब लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इस तरीके से ये हिमालय भारत के उत्तर में फैला हुआ है। भारत के उत्तर में इस तरीके से ये हिमालय फैला हुआ है जो रसिया से आने वाली जो शीत लहरें हैं उनसे भारत की रक्षा करता है और भारत की जलवायु को यहाँ से अलग प्रकार का बनाता है। तो ये इसकी लंबाई याद रखना भाई कितना है, अविच्छिन्न है, मतलब ये अरावली की तरह बीच से कटापटा नहीं है, अविच्छिन्न है। कितने किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है, और इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो 160 से 400 किलोमीटर, 160 से 400 इधर से कम है, इधर से अधिक चौड़ा है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय की पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई कम होती है या अधिक होती है, तो क्या होती है, कम होती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो अक्ष संधीय मोड़, तीक्ष्ण हेयरपिन घुमाव की तरह ये दो मोड़ जो है, यहां से आजकल सवाल बनते हैं। ये हिमालय में दो मोड़ है, इन्हें अक्ष संधीय मोड़ कहा जाता है। ये देखो भाई, एक मोड़ है आपके बूंजी के समीप, बूंजी जो है सिंधु गार्ज के समीप है, इस सिंधु गार्ज में स्थित बूंजी के समीप एक मोड़ पड़ा हुआ है भाई। इससे ये अचानक इस तरीके से मुड़ा हुआ है, मतलब ये हिमालय यहाँ से जब मुड़ता है तो ये आगे वाली जो पहाड़ियां हैं ये पाकिस्तान में पाई जाती है, जिसे सुलेमान और किरथरे श्रेणी कहा जाता है। तो सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणी कहाँ है, पाकिस्तान में है। किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है। ये अक्ष संधीय मोड़ के पार पाई जाती है। तो इस तरीके से ही ये दूसरा एक मोड़ है, आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि ये मोड़ क्यों पड़े। तो दूसरा जो मोड़ है ये कहां पर है, नामचा बरुआ के समीप है, मतलब यहां इस क्षेत्र से ही जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी भारत की ओर प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र गार्ज के समीप जो नामचा बरुआ है यहां पर ये मोड़ पड़ा हुआ है। इसके बाद में अचानक इस तरीके से ये हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है, लगभग 1000 किलोमीटर का ये विस्तार इस तरफ रखता है। यहाँ पर अलग अलग जो है पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जिससे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में नागा, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां, और भारत व म्यांमार सीमा पर पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला जिसे क्या कहते हैं, अराकान योमा, जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। तो यहाँ इस स्लाइड से क्या समझ में आया, समझ में यह आया कि अक्ष संधीय मोड़ है हिमालय में दो, एक तो है आपके पाकिस्तान की तरफ बूंजी के समीप सिंधु गार्ज में स्थित, और दूसरा है आपके ब्रह्मपुत्र गार्ज में नामचा बरुआ के समीप। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट है, आगे चलते हैं। इतने विशाल हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई, तो आपको क्या लगता है भूगोल में हमेशा सब चीजें स्थायी रहती है, नहीं रहती। पहले हिमालय इस तरीके से दिखता था और अभी इस तरीके से दिख रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, मतलब हिमालय धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी कारण यहाँ पर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं।
भूकंप आते हैं। हिमालय कौन सी अवस्था में है? युवा अवस्था में है। युवा अवस्था में कैसी पर्वत श्रृंखला है? वलित पर्वत श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि इसमें मोड़ पाए जाते हैं और ये मोड़दार ही क्या कहलाते हैं? वलित कहलाते हैं। तो हिमालय वलित पर्वतमाला है, युवा अवस्था में है और यहाँ भूकंप आते हैं क्योंकि हर साल इसकी क्या है? ऊंचाई बढ़ती जाती है। जो बच्चा युवा होता है उसकी ऊंचाई बढ़ेगी बढ़ेगी। वृद्धावस्था में जाने के बाद जैसे अरावली पहुंच गई है तो उसकी क्या होगा? पतन होगा, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। ये देखो भाई, आरंभिक अवस्था की बात करें, आरंभिक अवस्था में पृथ्वी पर दो ही चीजें विद्यमान थी। एक तो कठोर क्षेत्र था और एक जैसा मुलायम, मतलब अपन बोल सकते हैं पानी वाला क्षेत्र। ये जो विशाल जो जलराशि दिख रही है इसे क्या कहा जाता था पहले? पैंतालासा। क्या? पैंतालासा। विशाल जल की राशि, चारों ओर से घेरने वाला विशाल सागर। किसको घेरता था? एक भूखंड था जिसे क्या नाम दिया गया? पेंजिया। पेंजिया नाम दिया गया। पृथ्वी पर स्थित एकमात्र विशाल स्थलखंड था और इसके चारों ओर विशाल जलराशि थी जिसे क्या कहा जाता था? पैंतालासा। देखो, हिमालय को अपन पढ़ रहे हैं, भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको भूमिका बनानी पड़ेगी, बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, हल्की फुल्की नींव तो आपको लगानी पड़ेगी, इसलिए चीजें समझना जरूरी है। अब देखो, कार्बोनिफेरस काल। कौन सा काल? कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ? आपको पूछा जाए कि पेंजिया में विघटन कब हुआ? पेंजिया में जो है इसके दो भाग कब हुए? तो वो हुए कार्बोनिफेरस काल में। क्या हुआ? महान दरार पड़ी और तैतीस सागर का निर्माण हुआ। जब ये पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ, बीच में से टूटा, तो ये चारों तरफ की जो विशाल जलराशि है इसका कुछ भाग यहाँ बीच में आ गया और एक नया सागर बन गया जिसे क्या बोला गया? तैतीस सागर। क्या बोला गया? तैतीस सागर बोला गया। तो दोनों स्थलखंडों के मध्य नवनिर्मित वृहद सागरीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तैतीस सागर कहलाता है। अब हुआ क्या? तैतीस सागर के ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या अंगारा लैंड या लोरेशिया नाम दिया गया। अंगारा लैंड या लोरेशिया नाम दिया गया। याद रखना, भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ो या राजस्थान के पढ़ो, उसमें से किसी में भी अंगारा लैंड का कोई योगदान नहीं है। तो योगदान किसका है कि भारत के भौतिक प्रदेशों में या तो गोंडवाना लैंड का योगदान है या फिर तैतीस सागर का योगदान है। अब बताओ, भारत के साथ राजस्थान के जो चार भौतिक प्रदेश है उनमें दो हिस्से बने हैं, दो हिस्से बने हैं। यदि आपकी तैयारी परफेक्ट है तो बताना मेरे को, तैतीस सागर से कौन से दो भौतिक प्रदेश निर्मित है और अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड से कौन से है? तो दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीपीय भारत इसी के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का जो मूल क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है। मतलब ये हो गया आपके दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया आपके भारत, ये हो गया आपका मेडागास्कर। तो ये सारा का सारा जो है ये किसका हिस्सा है? ये आपके है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। अब देखो, तैतीस सागर का खुलना मतलब तैतीस सागर जो है और ज्यादा चौड़ा हो गया, मतलब एक दूसरे से प्लेटें दूर हो गई और इस नीचे वाले गोंडवाना लैंड में भी क्या हुई? टूटन की क्रिया प्रारंभ हुई। टूटन की क्रिया प्रारंभ हुई। उससे पहले एक चीज पिछले वाली स्लाइड में याद रखना, ये पेंजिया का टूटना जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहलाता है, जो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है भाई, तो आपको पूछा जा सकता है कि पेंजिया में विघटन कब हुआ? तो वो हुआ कार्बोनिफेरस काल में। भूगोल में टाइम स्केल चलती है भाई। उसके बाद आता है आपका जूरेसिक। तो गोंडवाना स्थलखंड का विघटन, तो गोंडवाना स्थलखंड में विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ आपके जूरेसिक काल में। कब हुआ? जूरेसिक काल में। तो हुआ क्या? इंडियन प्लेट जो है टूटकर किधर? उत्तर पूर्व की ओर खिसकने लगी और यूरेशियन प्लेट से टकराई। ये यूरेशियन प्लेट इधर से और ये इधर से, और दोनों के बीच क्या हुआ? अभिसरण हुआ। क्या हुआ? अभिसरण हुआ। तो देखते हैं भाई, देखो यूरेशियन प्लेट जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं और इंडियन प्लेट जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, दोनों एक दूसरे की ओर क्या है? गति करने लगे। गति करने लगे। गति करने लगे तो हुआ क्या? हुआ ये, उससे पहले ये चीज देख लीजिए भाई, 22 जून से आपके लिए ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो चुका है। पढ़ाने का जो है स्टाइल कैसा रहेगा? लाइट थोड़ी, पढ़ाने का स्टाइल आपने देख ही लिया होगा कि इसी तरीके से रहने वाला है, चाहे सीनियर लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो।
22 जून से ऑनलाइन गोल गुरु एकेडमी जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाओगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको नाम मात्र शुल्क में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतना विश्वास दिलाता हूं कि ज्वाइन करने के बाद आपको खुशी होगी। कहीं पर भी अगले 4 महीने आपको एक दिन ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पछता रहा हूं। ठीक है भाई, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। ये अपना यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको संबंधित टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो है, हर टॉपिक पूरा होने के बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल हल करवाए जाएंगे। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स, करंट जो है हमेशा का, 1-2 दिन आप वेट कीजिए, फिर डेली करंट अफेयर्स, चाहे विश्व का हो, चाहे भारत का हो, चाहे राजस्थान का हो, तीनों प्रकार का करंट अफेयर्स आपको निःशुल्क हमेशा मिलेगा, पूरा ऑथेंटिक मिलेगा, A to Z चीजें। चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप RS की तैयारी कर रहे हैं, सभी का जो है यहाँ पर करंट आपको मिलेगा। ये देखिए भाई, आप फोटो देख रहे हो ना, ये सब जो है मैडम जी ने तो कम से कम 6 सिलेक्शन लिए हैं। 3 बार जो है RS अलाइड मिलने पर इन्होंने इग्नोर किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर है ये वर्तमान में। और इधर ये मां मूर्ति आप देख ही रहे हो, सारे अभी पढ़ा रहे हैं, नए लगे 1-2 साल में ही। अब देखो भाई, महा टकराव हुआ। टकराव किसका हुआ? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का। और जब इसका टकराव हुआ तो किसका निर्माण हुआ? वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। ये वलित पर्वत का ही रूप है हिमालय। ये इधर से आप देख सकते हैं इंडियन प्लेट, ये मैप में इस तरीके से बताया गया है। मैपिंग भूगोल की सबसे बड़ी खासियत होती है, तभी तो कहते हैं भूगोल को एक बार पढ़ लीजिए और फ्री हो जाइए। ये इधर से यूरेशियन प्लेट जो है दोनों आपस में टकराती है, और टकराती है तो कौन सा किनारा, किस तरीके से टकराती है? अभिसरण तरीके से ये टकराती है। अभिसरण होता है इनके बीच, ना कि अपसरण। प्लेटों की टक्कर से 33 सागर में जो मलबा जमा रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, जिस तरीके से 2 गाड़ियां भिड़ती है और जब उनका बम्पर या फिर आगे वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके से ऊपर आता है, ऊपर आता है, ठीक वैसे ही ये हिमालय ऊपर आया। जो 33 सागर में मलबा जमा था वो धीरे धीरे ऊपर उठा। हिमालय के निर्माण में 33 सागर के मलबे के साथ साथ प्लेटों के मुड़े हुए किनारे, क्योंकि प्लेटें जब मुड़ती है, नीचे दसती है, तो प्लेटों का क्या होता है? पतन होता है। पतन होता है तो वो प्लेटें पिघल जाती है, पिघल जाती है तो उनका भी मलबा बनता है। तो ये एक तो 33 सागर में जमा मलबे का योगदान, और दूसरा प्लेटों के टकराने से दबी प्लेटों का योगदान भी हिमालय के निर्माण में आया भाई। अक्षसंधीय मोड़ों का रहस्य देखिए किस तरीके से ये मोड़ बने। तो ये देखो त्रिकोणीय इंडियन प्लेट, मतलब जो इंडियन प्लेट थी वो किस तरीके से त्रिकोणीय थी भाई, इस तरीके से जो है ये सीधी यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तो इस तरीके से ये टक्कर मारी, इस तरीके से टक्कर मारी तो ये मोड़ पड़ गए भाई, ये मोड़ पड़ गए। पश्चिमी नुकुला खंड जो है ये यहाँ पर बूंजी के समीप अपन ने देख लिया। इधर वाला नामचा बरवा मतलब ब्रह्मपुत्र घाट के समीप, ये भी चीजें अपन ने देखी। इंडियन प्लेट का आकार कैसा? त्रिभुजाकार। इसके नुकुले जो किनारे हैं वो यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण ही तीव्र हेयरपिन मोड़, जिसे अपन अक्षसंधीय मोड़ कहते हैं, वो बने भाई। अब देखो विवर्तनिक प्रभाव, पश्चिम बनाम पूर्वी हिमालय। देखो विवर्तनिक घटनाएं मतलब है प्लेटों का आपस में टकराना। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराती है तो इसका दबाव एक समान नहीं पड़ा भाई, क्योंकि ये इंडियन प्लेट की गति इस तरीके से थी। इंडियन प्लेट इस तरीके से नहीं गई, इंडियन प्लेट इस तरीके से गति करी। मतलब इंडियन प्लेट जो है उत्तरी पूर्व की ओर गति करती है, उत्तर पूर्व की ओर गति करती है। तो क्या होता है? विवर्तनिक प्रभाव एक समान नहीं दिखाई देता, दबाव एक जैसा नहीं होता। तो पश्चिम बनाम पूर्व की बात करें तो इंडियन प्लेट के दबाव बल की दिशा उत्तर पूर्व होने के कारण जो है दबाव पश्चिमी हिस्से में क्या पड़ा? कम पड़ा। पश्चिमी हिस्से में दबाव कम पड़ा, पूर्वी हिस्से में सर्वाधिक पड़ा। पूर्वी हिस्से में सर्वाधिक पड़ा, तो सर्वाधिक पड़ा तो यहां से भाग ज्यादा ऊपर उठा। तो आप देख सकते हो जहां पर ये एरो का निशान लगा हुआ है ना, वहीं पर संसार की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट, जिसे क्या कहते हैं? नेपाल में सागर माता कहते हैं और तिब्बत में चेमा लुंगमा कहते हैं, वो यहीं पर है भाई। ठीक है भाई। और यहीं पर इसके पास हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे कंचनजंगा कहते हैं सिक्किम में, वो भी यहीं पर है। मतलब यहां पर दबाव ज्यादा पड़ा तो क्या हुआ? यहां पर सर्वाधिक दबाव पड़ने के कारण हिमालय ज्यादा ऊपर उठ गया, पश्चिमी हिस्से में कम पड़ा दबाव तो कम उठा। चौड़ाई बात करें तो यहां पर दबाव कम लगा, तो इधर से ज्यादा है चौड़ा और इधर से क्या है? कम है। इधर से 500 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है, इधर से बात करें 200। एनसीईआरटी में अलग है, एनसीईआरटी में इधर 400 दे रखा है, इधर 160 दे रखा है।
ऊंचाई की बात करें तो इधर सामान्य है, आप सभी ने देखा है नंगा पर्वत वगैरह जो है अत्यधिक ऊंचा है, पूर्व की ओर हिमालय, माउंट एवरेस्ट हो गया चाहे कंचनजंगा हो गया। अब देखो निष्कर्ष की बात करें तो 33 का गर्भगृह, 33 सागर के मलबों का अहम योगदान होता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। तो हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, 33 सागर को कहा जाता है। इसकी प्रकृति कैसी है, हिमालय की प्रकृति नवीन मोड़दार पर्वत है भाई। कैसा है, नवीन है कैसा, मोड़दार है, लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। कालखंड की बात करें तो इसका निर्माण ट्रसरी काल, ट्रसरी काल, उसके बाद क्वाटनरी, क्वाटनरी में देखो दो प्रकार के, होलोसीन प्लिस्टोसीन, होलोसीन, होलोसीन अभी चल रहा है, होलोसीन अभी चल रहा है। इससे पहले प्लिस्टोसीन जिसमें हिमयुग हुआ था, उससे पहले जो तीसरा काल था इसे ट्रसरी काल बोला जाता है, और इसी में ही हिमालय का निर्माण शुरू होता है। एल्पाइन भू संचलन के तहत इसका निर्माण होता है भाई। तो ये था निष्कर्ष। आज की इस छोटी सी क्लास में अपन ने शुरुआत कर दी है भारत के भूगोल की, सीईटी की, सीईटी के साथ साथ जिसमें भारत का भूगोल सिलेबस में ऐड है, उन सभी के लिए क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप प्ले स्टोर से जाके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी फॉर्मेट में आपको सारा का सारा सिलेबस करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।